हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे से होंगे। और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें हम सारी एक्सरसाइज को रेगुलर कराएंगे और डेली शाम को भी आपकी क्लासेस रहने वाली है लाइव। ठीक है, तो आप लोग लाइव क्लास जुड़ सकते हैं। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखी पिछली क्लासेस में, तो उसको हम जान लेते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सबने सुन रखा है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है संख्याओं को, गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याओं को व्यवस्थित ढंग से रखने की जो प्रणाली है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं बेटा। ठीक है, संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति में क्या क्या है? नंबरों को इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये सब क्या है इनके बारे में पढ़ते हुए आ भी रहे हैं आप लोग। थोड़ा बहुत आपको ध्यान में होगा और बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होते हैं? देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं बेटा। क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जितनी भी गिनती जहां से भी आप शुरू करते हैं, गिनती कभी भी शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं किसमें अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है? एक जीरो को और शामिल कर दिया गया। 0 1 2 3 4 5 और इसी प्रकार से डेट्स ऑन आगे चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या? तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, इस समूह में देखो, प्राकृतिक संख्याओं का जो ये समूह है इसमें हमने क्या करा? जीरो और ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है बेटा? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्लियर हो गया होगा सबको? कोई डाउट या परेशानी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी जिनको आता है या ऑलरेडी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये तो हमें आता है ऑलरेडी करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या इनको कहते हैं इंटीजर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इंटीजर। इंटीजर कहते हैं ये क्या होती है भैया? पूर्ण संख्याएं क्या? अभी तक देखो हमने जीरो से प्लस वाले तो ले लिए, अब इसमें क्या होता है? माइनस के नंबर। माइनस कैसे लेते हैं? यहां से लेते हैं, जीरो से इधर को हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलेगा। यहां पे हम क्या करेंगे? निगेटिव नंबर भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। -1 -2 -3 और -4 इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंटीजर क्या हो गया? हमारे इंटीजर में हमने पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों ही ले लिए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आपके और निगेटिव नंबर जीरो सहित। ठीक है, तो जीरो सहित क्या? पॉजिटिव और बाकी के निगेटिव। ठीक है, ये नंबर जब आते हैं तो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब इन पूर्णांकों को दो भागों में बांटा गया, क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है इनको, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। इसको अगर कहेंगे ताकि चीजें समझ में आती रहें, इसको क्या कहेंगे? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और ये हो जाएंगे यहां से माइनस से लेकर ये हो जाएंगे ऋणात्मक। है, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। क्लियर हो गया होगा? यहां तक समझ में आया होगा? ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्लियर है यहां तक सबको? जीरो हमने छोड़ रखा। जीरो धनात्मक ना ऋणात्मक कुछ नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता जीरो में। तो यहाँ पे तक हम समझ में आ चुका है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इतने को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या था? प्राकृतिक संख्याएं, काउंटिंग नंबर जो होते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी हो जाएंगी। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो गया एक से लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत तक। उसमें हमने क्या करा? जीरो को भी शामिल कर दिया। ठीक है, जीरो को शामिल कर दिया बेटा। ठीक है, जीरो को शामिल कर दिया तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं बन गई। अब देखो इन पूर्ण संख्याओं में हमने क्या करा? निगेटिव नंबर्स को, ठीक है, निगेटिव संख्याओं को भी रख दिया। ठीक है, निगेटिव नंबर्स को भी रख दिया। तो ये पूरा मिलकर क्या बना? ये पूरा मिलकर बन गया हमारा पूर्णांक। क्या बना?
पूर्णांक, पूर्णांक को हम दो भागों में बांट देते हैं, दो प्रकार से काउंट कर लेते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर जिसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, कोई डाउट या परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि भैया इनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के रूप में। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, चलिए देखो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है जहां Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन होती है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है बेटा, ये है परिमेय संख्या। क्लियर हो गया होगा सबको? किसी को कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर कीजिए बेटा, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है कमेंट कीजिए, अगर ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी कमेंट कीजिए, नहीं आता है कहीं पे डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे अब बढ़ता हूं। हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और उसके बाद परिमेय संख्या समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? सीधी सी बात है, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, या, ठीक है, ये सिंपल इसको ऐसे लिख दे, जो परिमेय नहीं है, ठीक है। जो जो क्या परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, नहीं है, ठीक है। जो संख्याएं परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्याएं नहीं है, तो वही क्या है? अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब इतना समझ में आ गया। अब वास्तविक संख्या क्या है भैया? वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है ये कहलाता है हमारा वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर। देखो चैप्टर का नाम भी यही है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है या समुच्चय है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। शेप में चलते हैं, शेप ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो मैं समझाता हूं आपको। नंबर ये समझ में आ चुके हैं क्या है करके, इनको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। ये चीज समझ में आ गई। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 क्या है? प्राकृतिक क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्याएं। फिर पॉजिटिव और निगेटिव पूर्ण संख्याओं को के समूह को कहेंगे पूर्णांक कहेंगे। और इसके बाद जो P अपॉन Q, P अपॉन Q का मतलब इन संख्याओं से मिलके बनेगा, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती? इन सब का समूह होती हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं भी इन्हीं से निकलती हैं। तो अभी समझा देता हूं क्लियर। ये तीन आपको जो है, एक मिनट बॉक्स ले लेते हैं बेटा। ये तीन संख्याएं हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ठीक है। ये इन्हीं संख्याओं से क्या होती है? हमारी दो संख्याएं बनती है। कौन कौन सी? ये दो संख्याएं बनती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी बनेगी परिमेय, और अपरिमेय संख्या यहां से बन के आती है, ठीक है। क्या है मतलब जो प्राकृत संख्या है वो सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं होंगी। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक होंगी, ठीक है। ध्यान देना, मतलब ये सब एक के अंदर आएगा। इसको बॉक्स में दिखा देता हूँ, रुक जाओ, और अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसको मिटाया, डिलीट किया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट या परेशानी लगे आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं, ये थोड़ा समझाने के लिए था, कर दिया मैंने। अब देखो क्या है, समझ में आया हमें कि भैया प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो क्या है?
1 2 3 4 5 6 काउंटिंग के लिए यूज किया जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या है, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का समूह जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। उसके बाद परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया था। उसके बाद वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उसे क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक है, मुझे लगता नहीं कि अब रह गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है अगर आप लोगों को तो कमेंट जरूर कीजिए बेटा, ठीक है, मैं और आपको डिटेल में समझा दूंगा आपके कमेंट के इस पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखो अब हमारा चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, तो हम इनकी परिभाषाएं एक बार देख भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, ठीक है। जो मैंने बोल के समझाई आपको यहाँ पे वही मैंने आपको यहाँ पे दे दी, क्या कि भैया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। या वे सभी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो हम सीधी सी बात है, परिमेय संख्या 1 2 3 ये सब परिमेय है, जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखते हुए चलता हूं, चलो 1 2 3 जीरो भी हमारा परिमेय है। क्यों है, आपने पढ़ रखा है 9th में। 0 1 2 3 4, निगेटिव में 5, निगेटिव में 1, 1/2, 5/3, 5/4 कह दो या 5 कुछ भी कह दो, ठीक है, कॉमा 2/4 और 0.15। ये सभी संख्याएं क्या, √4। इस प्रकार की जितनी भी संख्या है, मतलब अंडरूट में जो पूर्ण वर्ग हैं वो सारी, दशमलव में जो शांत जिनका भी दशमलव प्रसार है वो, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो, और जितने भी हमारे वो हैं ये सब क्या, इन सभी समूह क्या है, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। इसमें हमने परिमेय भी ले लिया और अब एक दो अपरिमेय संख्याएं भी मैं ऐड कर दूँ, जैसे √2, √5, 0.1313 डॉट 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 ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया, हमें चैप्टर अब समझ में आने लग गया है, ठीक है। क्या है चैप्टर, हमें समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है वही क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब परिमेय संख्या कहती है, अभी बताई थी, परिमेय संख्या क्या, p/q में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने आपको भी बताए थे, पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं और जीरो सहित होते हैं, ठीक है। तो और जहां q क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या पूर्णांक हैं और q क्या जीरो के बराबर नहीं, अर्थात 1/0 इस प्रकार की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है बट ये नहीं है। तो अब समझ में आ चुका है। अपरिमेय संख्या ये होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 और पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। हो गया, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट उसमें। अब देखो क्या है, जो चैप्टर में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। क्वेश्चन तो इसके हट चुके हैं लेकिन प्रमेय का दे रखी, प्रमेय दे रखी यूक्लिड की, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं इसे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या इसका मतलब। तो क्या कहा गया, किसी धनात्मक पूर्णांक a को, किसी धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक a को क्या करेंगे, किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर अद्वितीय पूर्णांक q जिसे भागफल कहते हैं, ठीक है, और r जिसे शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है, r प्राप्त होता है, ठीक है, शेषफल कहा जाता है, भागफल और शेषफल, ठीक है, जहां 0 इज लेस देन इक्वल देन r और r इज लेस देन b, ठीक है, ये कंडीशन रहती है इसमें, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या है, पहले सूत्र समझ लिया फिर समझा भी देता हूं कैसे क्या है, ठीक है। a=bq + r ये है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, जो आप बचपन से आपने भाग विधि सीखी है ना, भाग विधि सीखी बचपन में, कक्षा 2 3 4 से आप भाग करना सीखे हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा,
2 और 10 दिया हुआ है, ठीक है, 2 और 10 दिया है। इसी इसको हमने क्या करना, भाग देना। तो 2 से हम 10 को भाग देते थे ऐसे करके, बचपन में जो करते थे वो बता रहा हूं, उसके बाद अभी इसके हिसाब से कैसे करना वो बताऊंगा, ठीक है। 2 पंजे 10, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा था, शेषफल 0, ये शेषफल है आपका, ठीक है, ये भागफल है, ठीक है, ये भाज्य हुआ और ये भाजक हुआ, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी है। अब इसको कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इनने क्या किया है इसमें देखो, हम क्या करेंगे, 10 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 + 0, यही तो आया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया हमें, A = BQ + R, ठीक है, BQ + R। क्या कहने का मतलब है भाई, हमारे पास संख्या थी, संख्या A और B, इसको अब थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसकी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग सही चल रही था। तो हाँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को समझा लेता हूँ अच्छे से कि ए बी, सबसे पहले दो, इसको और हटा देते हैं, ए और बी के दो धनात्मक पूर्णांक, मैंने भी बताया था दो, मैंने संख्या ली थी दो, ए बराबर मैंने कहा दो, और या बी बराबर कुछ भी ले लो, बड़ी संख्या 10 ले लेते हैं, ए बराबर 10 और बी बराबर हमने कह दिया दो, ठीक है। सिंपल से समझते हैं इसको, ठीक है। ए बराबर 10 और बी बराबर कितना हो गया हमारा, 2। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा देखो, क्योंकि हमने भाग देना ए बराबर, ठीक है, ए बराबर कितना, 10 बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में रख लो वैल्यू, यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो बेटा, ये फॉर्मूला दिया है इसमें वैल्यू पुट करनी है ध्यान से, ठीक है। तो ए की जगह 10 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, बी कितना है, 2, गुणा क्यू कोई ऐसी संख्या आएगी जो हमारी यहाँ नहीं है, प्लस आर आएगा। तो जब हम 2 से इसको भाग देंगे, 2 पंजे 10 प्लस 0 बचेगा, यही आया था। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ये। तो ये हमारा आंसर आ गया इस प्रकार से, ठीक है। अब कंडीशन क्या गई है कि भैया आर या तो 0 के बराबर होगा, ये क्या है, ये आर है, इसमें देखो फॉर्मूले को समझा भी देता हूँ, ये ए हो गया, ये ए, ये बी, ये क्यू, और ये आर हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, गुणा में ही रहेगा बी क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया देखो, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ए और बी, धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमने क्या लिया यहाँ पे, 10 और 2 लिया है, कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में समझा रहा हूँ, बेसिक क्लियर करना है हमें। तो हमने क्या करा, ए और बी को 10 और 2 ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सारे सवाल इसी प्रकार से इजीली हो जाएंगे। अब क्या करना है हमने, छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को भाग देंगे। जब हम छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या को, जैसे अभी हमने दिया था, ठीक है, छोटी संख्या क्या थी, 2, 2 से हमने 10 को भाग दिया था, तो 2 से कितने बार गया था, 5 बार गया था, और शेषफल हमारा 0 है, ठीक है। तो बस यही काम हमने क्या करा, यही काम हमने करा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने क्या करा, ये हमारा, ये ए है, ए को अगर हम बी से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल आएगा, और शेषफल और भागफल आएगा, ठीक है। तो हमने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया, यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्लियर हो गया। कंडीशन क्या थी कि आर 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, अब छोटी संख्या है तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, और बी से क्या हो, बी से छोटा हो, बी से क्या होगा, आर हमेशा छोटा होगा, ठीक है, बी से छोटा, देखो 2 से छोटा है ना 0, तो ये कंडीशन हमारी होगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। एक सवाल और ले लेते हैं चलो, ताकि हमें और समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो सवाल ले लेते हैं, सेकंड नंबर का ले लेते हैं, किससे करें, 3 से, 3 को कर देते हैं, 3 कॉमा कितना,
21,3 या 24,3 ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी आपको समझ में आ चुका है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, ये ए है, ये ए है, अरे क्या चक्कर है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो बस हमने क्या करना है, 3 से 24 को भाग दे दो, तो हम इसको क्या रख सकते हैं, ए ऐसे है 24, 24 बराबर क्या हो जाएगा, बी कितना, 3, 3 से भाग दो, 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 अठे 24 चला जाएगा, ठीक है, +0, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू कितना आ गया हमारा, क्यू बराबर कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से हमने कर लेना है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्लियर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इतना हमने समझ में आ गया, और हमें इसका जरूरत कम है इस समय, तो हम ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत है नहीं, डिटेल में इसको चलो रहने देते हैं, इसको हटाना क्यों है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करने पर, देखो विभाजित करने पर अद्वितीय पूर्णांक क्यू, भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब हम 3 से 24 को भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक क्यू प्राप्त होता है और एक आर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अद्वितीय, ये क्या है, अद्वितीय, बार बार नहीं आएगा एक जैसा, ठीक है, अलग आएगा, ठीक है। जहां क्यू 0 क्या है, आर से छोटा है या बराबर है उसके, और बी क्या है, आर से बड़ा है। कंडीशन समझ में आ गई। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसका सूत्र ये है, ठीक है, ए इक्व टू बी क्यू प्लस आर। यहां तक समझ में आ चुका है, क्लियर, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो जो आपका चैप्टर 1 है वो इस ही थ्योरम पर काम करेगा, ठीक है। यही जो आधारभूत प्रमेय है ये ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो आपने क्या करना है, इसको जरूर अच्छे से ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम, क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अद्वितीय रूप से। अब इस अद्वितीय रूप से क्या मतलब है ये बताऊंगा, अभी पहले इसको सिंपल तरीके से समझो कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। गुणनखंडों के क्रम को छोड़ के, गुणनखंडों के क्रम का कोई चक्कर नहीं रहता है इसमें, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आगे पीछे हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अद्वितीय मतलब क्या है, इसका भी मैं अभी समझा दूंगा, बहुत ईजी है। अद्वितीय का मतलब कि एक जैसे अभाज्य गुणनखंड दो संख्याओं के नहीं हो सकते, ठीक है, दो भाज्य संख्याओं के सेम अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने ली 6, ठीक है, एक संख्या कौन सी ली हमने, एक संख्या हमने ली 6, थोड़ा पतला हो रहा है पेन, पेन को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमने ले ली संख्या 6, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे, देखिए 6 के प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे, देखो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 होंगे 6 के। अगर यहीं पर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, 26 लेंगे या कोई भी संख्या ले लो आप, तो क्या होता है देखिए, 2 गुणा फिर क्या आएगा 13, ठीक है। अब इसका अद्वितीय का मतलब समझा देता हूं। तो ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है, क्या कहा जा रहा है, इसको समझ लेते हैं कि कहा गया है प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये है 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है, 26 भी एक क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो ये दोनों 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इनके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 2 और 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, इनके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है इनको, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई। और अद्वितीय रूप से, अद्वितीय रूप से मतलब 2 गुणा 3 किसी और का, केवल 2 गुणा 3 किसी और का नहीं हो सकता। ये नहीं कि 6 का हो गया तो 12 का या 13 का, 12 का कर लेते हैं, 12 का, देखिए 6 का जो है 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, ये सिर्फ किसका होगा, ये होगा सिर्फ 6 का अभाज्य गुणनखंड। सीरियल का भी देखो, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर, गुणनखंडों का क्रम को छोड़कर जो लिखा है उसको भी आप देख लीजिए। उसका मतलब क्या है कि गुणनखंडों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, ठीक है।
तो ये है, ये हमारा किसका हो रहा है टोटल, ये जो है ये किसका है, 6 का हो रहा है। ठीक है, 2 गुणा 3 कह दो या 3 गुणा 2 कह देंगे आप, तो ये किसका है, 6 का है। तो ये हमारा क्या है, आवाज, ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जाता है। यही क्या है, हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, उदाहरण भी मैंने एक दे रखा है, आप उदाहरण देख लेंगे। इसको हटा देता हूँ, हमने बेसिक से सीखा, अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। ठीक है, तो हमने उदाहरण क्या दिया, देखो ये क्या दिया है, ठीक है, 32,760, कितना है, 32,760 के हमने गुणनखंड बनाए। क्या बनाए, 2 की घात 3। इसको पहले देखो, जब गुणनखंड करेंगे आप तो ऐसा आएगा, कैसा आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो ये है। तो हमने क्या करा, ये एक भाज्य संख्या थी, क्या, 32,760 एक भाज्य संख्या थी। इसको हमने अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ये अभाज्य संख्या के गुणनखंड है। ठीक है, सारी देखो, 2 अभाज्य है, 2 सारी 3 भी अभाज्य है, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य और 13 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनके उसमें लिख दिया, ये क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो यही क्या हो गया, ये हमने जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, वो हमने कर दिया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको देखो, हमने जो घात 3 करके भी लिख सकते हैं, जो हमने 2 गुणा लिखा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, घातों के रूप में, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 गुणा 7 गुणा 3। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक हो गया, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम क्या सीखते हैं, हम यह सीखते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अद्वितीय रूप से, अद्वितीय रूप से समझ में आ गया कैसे, कि भैया जो एक संख्या का गुणनखंड है, जैसे 3 गुणा 2 मैंने किया, अब जैसे इसका गुणनखंड ये है, ये आया अभी, ये गुणनखंड किसी और का किसी दूसरी भाज्य संख्या का हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। आप कुछ कर लीजिए, कोई भी संख्या, ये इनका जो गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, मतलब ये भाज्य संख्या का गुणनखंड यही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। और ना ही ये जो गुणनखंड किए हुए ये किसी और भाज्य संख्या के गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, 5 गुणा 2 कहता हूं मैं, अगर 5 गुणा 2 ले लेते हैं, 5 गुणा 2, ठीक है, तो 5 गुणा 2 किसका हो जाएगा, 10 का होगा। अब इसका मतलब नहीं कि 10 के अलावा किसी और का हो जाएगा, ये किसी और का हो सकता है, नहीं हो सकता, किसका होगा, सिर्फ 10 का होगा। तो यही क्या है, अब ऐसे 11 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 का, या 2 गुणा 11 कर देंगे। ठीक है, क्रम से कोई मतलब नहीं है, बात एक ही, यहाँ पे भी 2 गुणा 5 कर देंगे तब भी आपका क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। और क्या है, 2 गुणा 11 बराबर 11 बराबर कितना, 22 हो रहा है, या 11 गुणा 2 बराबर 22। तो 22 क्या है, एक भाज्य संख्या है, और इसको कैसे लिख दिया हमने, 2 गुणा 11 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आगे होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा। ठीक है, परिभाषाएं प्रमेय जो भी हैं वो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से वेबसाइट में जाके आप इसकी पूरी पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। अभी एक चीज मैं उन बच्चों को भी बता देता हूँ जिन बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसकी परिभाषा भी आप नोट कर लीजिए जिनको डाउट है, और अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट कर दीजिए कि आपको आता है। ठीक है, बाकी जितने बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करें, लाइक जरूर कर देना बेटा, क्योंकि आप लोगों का लाइक क्या करता है, हमें मोटिवेट रखता है। ठीक है, लाइक कर दीजिए, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ जरूर, पुराने बच्चे जो हमारे हाई स्कूल कर चुके हैं वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी क्या करें, अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से ही क्या होती है, विभाजित होती हैं। ठीक है, एक से होगी या खुद से होगी, उसके अलावा उसको विभाजित नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, विभाज्य या विभाजित। ठीक है, विभाज्य होती है या विभाजित होती है या भाग जाता है, बात एक ही है। ठीक है, डिवीजन के लिए कह रहा है। ठीक है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या हो सकता है, इनके केवल 2 ही गुणांक होते हैं। ध्यान रखना है, जो भी अभाज्य संख्या होगी उनके केवल 2 गुणांक होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो संख्या खुद होगी। जैसे उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 13, तो देखिए 2 है, तो 2 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 1, इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, इससे ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते 2 के।
इसी प्रकार 3 का देख लीजिए, 3 का भी ऐसी है, 3 गुणा 1। 5 का देखेंगे, 5 का क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1। 5 भी क्या है, एक अभाज्य, 5 से छोटी कोई है नहीं, भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा, ठीक है। इसी प्रकार कितना, 7 का, 7 गुणा 1। तो क्या कहा जा रहा है, जो परिभाषा कही है सही है, केवल एक होगा और स्वयं होगा। स्वयं है और एक है, स्वयं है एक है, स्वयं है एक है, स्वयं है एक है, सब में देखो दिख रहा है ना। तो यहां तक समझ में आ गया, ये क्या है, परिमेय, सॉरी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल खुद से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। क्लियर हो गया। इसी के साथ भाज्य संख्याएं, जिन्हें कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है, क्या, भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य से समझ में आ रहा है, इसका मतलब भाग जाता होगा, तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो एक से, स्वयं के अलावा अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, अन्य संख्याओं से भी, ठीक है, अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होती हैं। इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है, 2 से अधिक होते हैं, मतलब खुद के अलावा, खुद स्वयं के और एक के अलावा भी क्या होते हैं, और भी गुणनखंड होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर, ठीक है। कैसे, जैसे हमारे 4 दिया, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 4 गुणा 1 तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 1, या इतना बड़ा ना भी करो, सिंपल भी लिखोगे तो 2 गुणा 2। तो इसका देखो 4 और 1 के अलावा कोई कंपोजिट नंबर आ गया, सॉरी कंपोजिट बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं, गुणनखंड आ गया, फैक्टर कहते हैं, ठीक है, गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। इसी प्रकार देखो आगे बढ़ते हैं, 6 का देखते हैं, 6, 6 गुणा कितना हो जाए, सॉरी 6 का हो जाएगा 3 गुणा 2। देखो अपने अलावा देखो इसके कितने, 2 और फैक्टर आ गए, अपने और एक के अलावा इसके 2 फैक्टर और आ गए। इसी के अलावा आपका 8 है, 8 का क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2, ये भी कर सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार 12 का देख लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, सभी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इनके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं। इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक का मतलब समझ रहे हैं आप, कि 2 से अधिक का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 से अधिक का मतलब ये है कि स्वयं के अलावा और कोई संख्या से भी ये क्या होंगे, भाग जाएगा इनमें पूरा पूरा, ठीक है, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे, अन्य संख्याओं भी होंगी इनके गुणनखंडों में। तो ये हमारी होगी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की ओर, और अब करेंगे हम एक्सरसाइज शुरू, ठीक है। उससे पहले एक चीज और बता दूं, गुणनखंड मैं अभी बता चुका हूँ फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड भी समझ लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कई बार बच्चों को डाउट देखा जाता है, तो इसलिए मैं समझा देता हूँ। गुण के क्या होता है समझ लीजिए, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्या होती है जो उसे पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। गुणनखंड क्या होती है, उसको, उस संख्या को क्या करेंगे, पूरी तरह विभाजित करेंगे तो क्या कहेंगे, गुणनखंड होती है, अर्थात शेषफल शून्य छोड़ती है, ठीक है। पूरा पूरा भाग जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, शेषफल जो होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 12 को 1 से भाग दे सकते हैं पूरा पूरा, 12 को 2 से दे देंगे तो 2 छिंग 12 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 चक्को 12, 4 से देंगे 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, इन सबसे भाग दे देंगे तो ये क्या है, ये 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। क्या 12 के गुणनखंड क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है, फैक्टर। इन सबसे हम क्या करते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गए, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सब क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, इसको और वो करो समझो इजीली, 12 है, इसको तोड़ेंगे 2 गुणा, अब ये जो करूंगा तो ये तो मेरा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन गुणनखंड क्या है कि जितनों से उस टेबल को, उसको पूरा पूरा भाग दे सकते हैं उस संख्या को, ठीक है। किसी संख्या में के गुणनखंड वे संख्या होती है जो उसे पूर्णतः विभाजित करती। अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा मैं इसके तो क्या होंगे, 2 गुणा 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 करके, थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। किसी को कोई डाउट या परेशानी हो कमेंट जरूर कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। और डेली क्लास रहेगी 7:30 बजे के आसपास, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाया कीजिएगा, आगे की तैयारी हम करेंगे। रेगुलर क्लास रहेगी हमारी। बाकी जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो लाइव उसी की हम ले लेंगे 7:30 बजे, ठीक हो गया। तो गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं क्या
जो पूर्णतः विभाजित करती हैं उसे। ठीक हो गया, समझ में आ गया भैया, जिससे हम पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। जैसे 12 को हम किससे इतनों से दे सकते हैं, 7 को हम किससे 1 से दे सकते हैं और 7 से दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं सकते। ये वैसे भी है कौन सी, अभाज्य संख्या 7। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या है, गुणज। गुणज होता है, इसको कहते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स कहते हैं। तो किसी संख्या के, इसको क्या समझो, किसी संख्या के गुणज वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करके प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के तौर पर 5 की गुणज देखिए, तो 5 की गुणज का मतलब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10, 5 को 3 से करेंगे 15, इसी प्रकार 5 को 4 से करेंगे तो 20, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको। तो ये सब क्या है, क्या कहा था हमने कि गुणज होती हैं उस संख्या को किसी पूर्णांक से। ये देखो ये सारे पूर्णांक हैं, देखो 2 3, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं इसका। देखो 2 3 4 5, ये क्या है, ये सारे पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या है मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है। अगर नहीं देखी वीडियो तो वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है पहले तो हमारे पास वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं मिलता तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को कमेंट करके बताया करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है करके। ठीक है, तो 5 × 2 क्या 10 हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये संख्या 5 है, इसके गुणज क्या क्या आ रहे हैं 10 15 20 25 इस प्रकार से। ठीक है, तो उस संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर, ठीक है, किसी को पूर्णांक से, कितने भी हो सकते हैं, 20 से कर दो, 5 को गुणा 5 × 20 कर देंगे 100 हो जाएगा, ऐसे करें किसी से कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ये सब क्या है, ये क्या है, ये है आपके पूर्णांक जिनसे गुणा किए, और ये क्या आ गए गुणज आ गए। ठीक हो गया, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार 3 को 2 से करेंगे तो देखो 3 की 1 से करा तो 3 आएगा, 3 की 2 से 2 6, 3 3 9, 3 6 12, ऐसे करके पहाड़ा समझ लीजिए। पहाड़ा पढ़ रहे तो वही तरीका है, देखो 5 10 15 20, 1 2 3 4 करके गुणा किए, 1 2 3 4 यहाँ भी करी, 3 की 4 से करी तो 12, 3 की 1 से करी तो 3, 3 की 2 से करी तो 6, 3 की 3 से करी तो 9। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक परिभाषाएं आप नोट कर सकते हैं, बाकी पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हर एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। अब है आपका प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 है आपकी। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, अच्छे से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी बता भी दूंगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आपको सीखने से आ रहे हैं, कभी कभी चेंज हो जाता है। एक क्वेश्चन कम से कम कर रहा हूँ और यहाँ से कम से कम 5 नंबर तक का बन जाता है, 3 से 5 नंबर का आ जाता है। एक एमसीक्यू बनता है यहाँ से, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन और बनता है, तो कम से कम 3 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आपने तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, लोग हवा बनाते हैं, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है, इजीली कर लोगे। आपने इतनी वीडियो देख ली, आप अब तो खुद भी आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं हम पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 1 है कक्षा 10, प्रश्नावली 1 बोर्ड परीक्षा 2026। कक्षा 1 प्रश्न नंबर 1 क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या दी गई है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, तो हमने ये करना है, तो क्या हो जाएगा देखो, 140 एक संख्या है, 156 एक है, 3825 एक है, 5005 एक है, 7429 एक है। तो इन सभी को हमने क्या करना है, गुणनखंड निकालने इनके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहला वाला क्वेश्चन को लेते हैं, फर्स्ट का हल। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, देख लीजिए क्या करना है, 140 दिया है, तो इसके फैक्टर करने हैं आपको। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का आपने बचपन में तरीका सीखा है, उसी तरीके को मैं यहाँ पे करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सिंपल 140 लिखेंगे, समझने के लिए आसान हो जाएगा आपको। 2 से भाग दो, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 2 तिया 6, और 10 बजा, 2 पंजे 10, फिर 2 से दे दो, नहीं 2 से नहीं जाएगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 35 हो गया, विषम संख्या आ गई, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से करते हैं, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक।
तो हमारे लिए जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आगे 2 गुणा 5 ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये समझ में आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ लिख देंगे 140 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, ठीक है, गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख देंगे, ठीक हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना, सिर्फ इतना ही करना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आंसर समझ में आ चुका है, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, अगर है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगला देखो, इसको हटा देता हूँ। और वीडियो पसंद आई तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप ही के भरोसे हैं। तो आपने क्या करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि पता चल सके कि हाँ हमारे बच्चों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखो 156 वाला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, ठीक है, बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, मैंने समझा दिया है। क्या करना है, सिंपल इस मेथड का प्रयोग करना है और अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आपने, ठीक है। इसको आप खुद कर लीजिए, तब तक इसको कर लीजिए, मैं अगला वाला करता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं, कैसे करेंगे देखो, सिंपल 3000 क्वेश्चन नंबर 3 825, ठीक है। ये संख्या है तो इसको करना है, तो विभाजित करने के लिए क्या लिखेंगे, देखो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ब्लैक पेन का प्रयोग करते हैं। हाँ क्या हो जाएगा, 3825, देखो अंतिम अक्षर 5 है, तो सिंपल क्या कर सकते हैं हम, 5 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, 5 से भाग दे देंगे, 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, 3 बचा, ठीक है, 5 छिंग 30, 5 पंजे 25, फिर 5 से दे दीजिए भाग, ठीक है। 5 से कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 बजे 25 और 5 तियाँ 15, ठीक है। अब देखो, अब 153 आ गया, किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17, 17 चला गया, समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आए इसके कितने आ गए भाई, देखो कितने आ गए, आपके सामने हैं, तो कितने लिख दूंगा मैं यहाँ पर, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इतना इसको हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि हमने कर लिया है, ये रफ काम था, रफ काम हमने कर दिया है, क्योंकि सिखाना है तो इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, नहीं तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है अगर आपको अच्छे से आता है तो, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, अब देखो घातों के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 गुणा 5 है तो 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17, ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, या 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17, ठीक है, 5² × 3² × 17, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो अगला कौन सा है, अब सेकंड वाला आपने कर लिया होगा, इस अगले दो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड भी हो गया, फोर्थ हम करते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया है, फोर्थ में कहा गया है 5005, ये बहुत इजी है, आप कर भी लेंगे इसको, ठीक है। मैं इधर कर लेता हूँ 5005, सीधी बात है, 5005 है तो किससे जाएगा भाग, सबसे पहले 5 से जाएगा, तो 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5, और किससे जा सकता है देखो, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, हाँ 7 से चला जाएगा बेटा, ठीक है। 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो गया, 7 चक्को 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 तियाँ 21, ठीक है। अब देखो किससे जा सकता, 3 से जाएगा नहीं, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 चक्को 12, नहीं 3 से नहीं जाएगा, सॉरी, हम्म, 7 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा,
तो ठीक है, किसी से नहीं जाने वाला ये, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 143 इंटू डिवाइड बाई 1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका जो आएगा टोटल कितना आ जा रहा है हमारा आंसर, 5 × 7 × 145। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका वो। ठीक है, 5 × 7 × 43, किसका आया, 5005 का। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा रहेगा नंबर 5। ठीक है, 7429। ठीक है, 7429 हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। देखो क्या करेंगे, देखो इधर रफ में कर रहा हूँ मैं साइड में, 7429। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 17 से कर लो, इससे पहले की कोई भी संख्या नहीं जा रही, क्योंकि 9 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, तो 11 से भी नहीं जाएगा और 13 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 17 से करके देखते हैं। 17 × 51, 17 × 68, 17 × 68 हो गया। कितना बचा, 8 बचा, 2 है। ठीक है, नहीं कितना, 17 × 68, 6 बचा। तो कितना, 62 हो गया। तो 17 × 51। ठीक है, और उसके बाद कितना बचा, 51, 62 में से 51 गया तो कितना बचा, 11, 17 × 7 = 119 हो गया। ठीक है, टेबल आपको आती है 17 के, उससे देख लेंगे आप। आगे देखेंगे इसके बाद 437, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 437 को डिवाइड करेंगे। 437 भी क्या है, ये भी जाएगा, किससे जाएगा, ये जाएगा अब सिर्फ 19 से, क्योंकि 17 से गया तो उससे छोटी संख्या तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 19 से देखते हैं, 17 से तो जाना नहीं है, 19 से देखो, 19 का क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38। ठीक है, 5 बचा, और 19 तियाँ 57। ठीक है, 19 तियाँ 57। ठीक हो गया। अब 23 है, तो 23 भी क्या अभाज्य संख्या, तो ये 23 किससे ही जाएगा, 1 से ही जाएगा। फिर 23 एकम 23 हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं हमारे, वो क्या बन रहे हैं भाई, 17 × 19 × 23, ये अभाज्य गुणनखंड बन गया हमारे। ठीक हो गया, तो ये समझ में आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और जो अब एक बचा क्वेश्चन था, उसको भी मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 156 सेकंड वाला कर लेते हैं। 156 के पहले फैक्टर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बना लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, बहुत ईजी है, आपने कर भी लिया होगा वैसे। ठीक है, 2 से कितने बाद, 2 × 7 = 14, एक बचा, 16 हो गया, 2 × 8 = 16। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर 3 से चला जाएगा, 3 × 3 = 9, नहीं 3 एकम 3 और 3 × 3 = 9, 13 एकम 13। ठीक हो गया, 13 एकम 13, 13 3 39। ठीक हो गया, तो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसका जो आंसर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, 156 है। इसका जो आंसर हमारा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो ये हो गया 2 की घात 2 × 3 × 13। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट या परेशानी कहीं पे लगती है तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या करें, जो हाई स्कूल जिनका हो चुका है, वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ जरूर चैनल को शेयर कर दीजिए, और उन्हें जरूर बताइए कि यहाँ पे क्या होती है, आपकी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही शिद्दत से कराई जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को, जिसने वीडियो देखी आपने आपने थोड़ा भी टाइम दिया, तो आपको समझ में आ चुका है। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो हमने क्या करा, सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक हो गया, मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। दोनों तरीके से लिखना है, या सिंपल ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख दो, या घात के रूप में लिख दो, वो भी दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ चुका है हमें। अब इसी के बाद आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो चैप्टर है,
नहीं सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले हमें एक फॉर्मूला हमें जरूरी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ मॉस और संख्याओं के बीच संबंध का है, तो क्या है, दो संख्याओं के लिए, ठीक है, दो संख्याओं के लिए, अगर दो संख्याएं होंगी तो ये जो फॉर्मूला है ये तीन संख्याओं के लिए, लेकिन अभी आपको दो संख्याओं के लिए ही देखना है। सिमिलर फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं है। हम अभी से बात करेंगे दो संख्याओं के लिए, बाकी फॉर्मूला नीचे लिखा है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। दो संख्याओं के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है, संख्या का मॉस मतलब HCF और संख्या का LCM। अगर दो संख्याएं ए और बी दी है, देखो ए और बी अगर आपको दे रखी हैं, ठीक है, अगर आपको ए और बी संख्या दे रखी है, ए और बी, ठीक है, तो इनका HCF और LCM का जो गुणांक होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, गुण, ठीक हो गया, प्रोडक्ट इसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो इनका प्रोडक्ट होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। HCF और LCM का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, आप लोगों को पता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ, उसके साथ सवाल में इस फॉर्मूले का यूज करके सवाल हल करेंगे, ठीक है। कोई डाउट या परेशानी लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, HCF गुणा LCM है। क्लियर हो गया, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, यहाँ से फॉर्मूला शुरू है यहाँ तक है, ठीक हो गया। तो चलिए हमने क्या करना है, सबसे पहले HCF और LCM निकालना है, ठीक है। HCF और LCM निकालना है, तो कैसे निकलेगा देख लीजिए, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है। तो देखो मैं करता हूं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट है, क्या कहा गया, 26 और 91 है, ठीक है। 26 और 91 का, तो 26 के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो सकते हैं, देखो 26 से 2 से भाग देंगे, तो 2 गुणा 13 आएगा। इसी प्रकार 91 है, तो क्या हो जाएगा, 91 किससे भाग जाएगा, 7 गुणा 13, 7 गुणा 13, यही होगा, 13 7 91। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 13 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करना, अब हमें कहा गया HCF निकालना, तो HCF कैसे निकलेगा, ठीक है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है उसमें वो निकाल देंगे आप, देखो तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा हमारा, देखो ये, एक मिनट, देखो 13 सबसे बड़ी संख्या, दोनों में कॉमन है, 13 ही है ना कॉमन, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है, देखो 13 दोनों में कॉमन है, तो हमारा जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF लिखने का तरीका क्या रहेगा, 26 91 ब्रैकेट में लिख देंगे आप, ब्रैकेट के, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है, इसको थोड़ा साफ लिख सकते हैं हम, ऐसे का ब्रैकेट में 26 91 बराबर 13, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो HCF हो गया। अब क्या निकालना हमें, LCM, तो LCM क्या होता है, LCM LCM होगा 26 91 का क्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो तो लीस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा हमारा, देखो कहाँ गया कहाँ गया, देखो एक तो हमारा जो एच कॉमन लिया था, कॉमन वाली संख्या तो रखी रहेगी रहेगी, इसके अलावा क्या रहेगा, इन दोनों संख्याओं जो कॉमन था वो तो एक बार लिख देंगे हम, ठीक है, जो जिस जिस संख्या को हमने कॉमन लिया है, चाहे एक हो या एक से अधिक हो, तो एक से अधिक हो, अब यहाँ पर केवल 13 एक ही है, तो इसके अलावा जो बची हुई संख्या होंगी, जैसे ये 2 और 7, इनको भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है, 13 गुणा 2 गुणा 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा क्या होगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 13 गुणा 14 हो जाएगा, 13 गुणा 14,
ठीक है, 13 गुणा 14। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 182। आप गुणा कर लीजिए, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से कराया, ठीक है, आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। चलो मैं कर ही देता हूँ, सिंपल तरीका जो आप लोग करते हैं उसी से कर लेते हैं। ठीक है, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, गुणा 3 एकम 3 और 1 एकम 1, हाँ, तो 2 5 3 8 और 2 सॉरी 1, ठीक है, तो 182 हो जाएगा। कितना हो गया, 182। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं है? ठीक है, मल्टीप्लाई वैन दिखा दिया आपको, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमने इतना काम कर लिया। कितना काम कर दिया भाई, हमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल दिया है। अब हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो बस इतना कर देते हैं सिंपल। तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जांच ठीक है, तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका अपनाएंगे। क्या, जो सूत्र है वो लिख देंगे। तो मैं संख्याओं को कह रहा हूँ, दोनों संख्याओं को ए और बी मान रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ए, इसको ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ। तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक हो गया, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है हमें। अब हमने क्या करना है, ए और बी, ए कितना है 26 गुणा 91, और बी कितना है हमारा, देखो एच सी एफ कितना आया था हमारा 13 गुणा एलसीएम कितना आया था 182। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करनी है आपको सिंपल। तो करते हैं साइड में 26 गुणा 91, ठीक है, 26 से कम 26 ही हो जाएगा यहाँ, तो गुणा 9 से कर दो, 6 को 9 6 54, 4 हासिल 5 बचेगा, 9 दूनी 18 और 5 23, ठीक है, 6 का 6 4 2 6 23, 3 का 3 2 का 2, ठीक हो गया। तो 2366 आ गया, 2366। कितना आया इसका, इसका आया 2366। अब इसका कितना है देखो, 182 बटे 13, और सॉरी बटे गुणा, तो 13 से करनी है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 अठे 24 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, गुणा 1 से होगी तो 2 8 और 1 ऐसा ही आ जाएगा, 6 का 6 4 2 6 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2। तो क्या भैया सेम आया दोनों तरफ, 2366। क्लियर हो गया, ये भी हमारा सेम आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। सूत्र भी यही कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लॉसो गुणा मौसो होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका हमें, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ठीक है ना, हाँ, तो ये कर लेना है, ये हमारा हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, यही हमारा आंसर। ऐसे ही हमने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, तो इसको हमने कर देंगे ये, ठीक हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलएचएस एच एस बराबर आर एच एस लिख दो। ठीक हो गया, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लिया आपने, सब चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे करते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, सेलेक्ट करते हैं और ये डिलीट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है, तो 510 के फैक्टर करेंगे, उनको लिख देंगे, और 92 के करेंगे, उनको लिख देंगे। ठीक है, तो 510 के कर लेते हैं। 510 के तो सम संख्या, तो 2 से भाग चला जाएगा सिंपली, 2 से करो, 2 दूनी 4, ठीक है, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 10 बचा, 2 पंजे 10। फिर अब क्या है, 5 से, तो 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5,
अब 5 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या हो रहा है। इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ किसके, 510 के। 510 के क्या फैक्टर हैं, 510 के जो फैक्टर हैं हमारे वो हैं 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, ये सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 17 पहले कर दो, कुछ भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ता हूँ, देखो इसका हो गया, अब करेंगे हम किसका, 92 का। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ 92 का करेंगे। ठीक है, तो 92 को डिवाइड करेंगे तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा पहले तो, 2 चक्कू 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर अब 23 है तो 23 किससे भाग जाएगा, 23 से ही भाग जाएगा, 23 एकम 23। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल देखो, इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो अब एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें से, अब क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है पहला वाला, तो अब आप मुझे बताओ इसमें से एचसीएफ मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा और एचसीएफ आएगा कितना। ठीक है, एचसीएफ क्या लिखेंगे हम, पहला 510 कौमा 92। अब इसमें एचसीएफ होगा कौन सा, क्या एचसीएफ वो होगा जो कॉमन होगा दोनों में। ठीक है, जो जो संख्याएं कॉमन होगी उनको लेंगे हम। तो भैया कॉमन हमें क्या दिख रहा है इसमें, हमें दिख रहा है केवल, इसके अलावा कुछ कॉमन है, बाकियों में कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, सिर्फ 2 ही है एक बार। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा बेटा कितना होगा, कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने, कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 2 है बेटा यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम, एलसीएम कितने का, 510 का और 92 का क्या था। तो सबसे पहले हमने 2 तो निकाला था ना, 2 लिख दिया एक बार, हमने कॉमन जो लिया था उसको तो लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, गुणा। अब जो बची हुई संख्या है उनको भी लिख देंगे। अब बची हुई संख्या कौन सी है, मैं कलर चेंज करके लिखूंगा, 5 गुणा 3 गुणा 17, यही है। और नीचे क्या है, 2 गुणा 23। समझ में आ गया यहाँ तक, क्या किया मैंने, पहले तो ये कॉमन लिया था, कॉमन ले लिया हमने। देखो यहाँ पे बॉक्स में देखो, हमने कॉमन 2 लिया था, 2 लिख दिया, उसके बाद 5 3 17, 5 3 17 लिख दी, उसके बाद 2 और 23 लिख दिया। ठीक है, दोनों संख्याओं में जो बची हुई अभाज्य गुणनखंड है उनको लिख दिया हमने। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है हमने, सिंपल। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, कैसे होगा, ये तो आपको आता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा। तो 5 दूनी 10 गुणा 17 × 51 गुणा 23 दूनी 46। ठीक हो गया, कहीं से कहीं तक डाउट, 5 दूनी 10 हो गया और 17 × 51 हो गया और 23 × 2 46 हो गया। ठीक है, अब इनकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये सारा रफ काम है, आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अगर आप शॉर्ट में बैक पेज में भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीधे आप गुणा करके आंसर दिखाते हैं तो भी सही है, और ऐसे भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा मैटर रहता है, ताकि इससे टीचर को पता चल जाता है आपको एग्जाम में कि हाँ आपको सवाल अच्छे से आता है और आपने उसको पूरा तरीके से सही से कर रखा है। ठीक है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी होने के चांस आपके कम हो जाते हैं फिर सवाल करते टाइम। तो अब क्या हो जाएगा, 51 की 10 से होगी तो कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। ठीक है, 510 गुणा 46। अब इन दोनों की गुणा कर लो, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं 510 गुणा 46। ठीक है, तो मैं 510 की ना करके 51 से करूँगा, क्यों करूँगा ये बता दूंगा। एक जीरो था, एक जीरो हम लास्ट में बढ़ा देंगे, आपको आता ही होगा। 6 एकम 6, 6 पंजे 30 गुणा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3 और 2 का 2, तो 23 46 आ गया। इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा
यहाँ पे लिखेंगे हम 2346। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हमें करनी है जांच। तो जिन बच्चों को जांच समझ में आ गई थी पिछले क्वेश्चन में, वो जल्दी से एक थम्स अप करके करो, ताकि पता चल जाए कि हाँ इन बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो और वो कॉपी में कर भी सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। कहाँ गया भैया, हाँ ये है। तो मैं इसको यहाँ ऐसे लाइन कर देता हूँ ड्रॉ एक, ताकि हमें करने में आसानी रहे। और यहाँ लिखते हैं जांच या चेक कर देता हूँ। ठीक है, जांच या चेक समझ जाएंगे आप। तो अब मैंने क्या करना है, दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं क्या ओके, फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख देना साथ में ताकि याद रहे आपको। ठीक है, फॉर्मूला याद होता है, याद है फिर भी लिखना है, नहीं है तो लिखना है, दोनों कंडीशन में लिखना है ताकि आप कभी भूलें ना उसे। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू हमारी क्या क्या है भैया, वैल्यू है हमारे पास, कहाँ गया, 510 है। ये क्या है, 510 गुणा 92। ठीक हो गया, और एच सी एफ हमारा कितना है, 2 गुणा एलसीएम कितना हमारा 2346। गुणा कर लेते हैं। आप गुणा कैसे करेंगे, यहीं पे मैं गुणा कर रहा हूँ पेन का कलर चेंज करके, 510 की 92 से गुणा करेंगे। तो मैं जीरो को हटा देता हूँ, आपको पता ही है। एक अच्छा, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे जीरो हटाया था, लिखा नहीं है, सॉरी। और मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, 2346 आया था और 510 था, तो एक जीरो लगाना था हमने, ये रह गया था। ठीक है, तो अब लगा दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ यहाँ पहुँच गए। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो इनको जोड़ेंगे, 2 9 6 और 4 46, और जीरो एक छोड़ा था हमने तो जीरो लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारा टोटल 46920 बराबर। अब हमने क्या करना है, अब सिंपल हमने करना है 2346 की गुणा, जीरो का जीरो हो जाएगा। देखो यहीं से सीधे कर लेता हूँ, जीरो का जीरो, दो की जीरो से जीरो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। हाँ ठीक आ रहा, सेम ही आ रहा कहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए, LHS और RHS। ठीक है, इक्वल हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं आप। इसको भी आप नोट कर लीजिए और हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 336, 336 कॉमा 54, कॉमा 54। ठीक है, तो इन दोनों के निकालने, तो 336 को हम लिखेंगे ठीक है, 336 दो से, दो से चला जाएगा भाग, 2 एकम 2, 3 से दे दो, 2 से दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़नी है। ठीक है, 2 एकम 2, 13 2 छिंग 12 और 1 बचा 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से दे देंगे यहाँ भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो जो इसके गुणनखंड आ रहे हैं भैया, क्या आ रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, किसके हैं, 336 के। 336 के गुणनखंड हमने लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है, गुणा 3 गुणा 7। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है हमने, अब करना है बच्चों, इसको डिलीट कर दिया। अब करना है 54 का, 54 का करते थे भाग देकर। 54 भाई किसके होंगे, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, हाँ फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 निम 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया आंसर, हमारा आंसर आया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब इसको भी हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, और इसको अब हम क्या करेंगे, देखो
हमने कॉमन लेना होता है ना, एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ आप जिन बच्चों का निकल चुका है जल्दी से मेरे को भेज दीजिए। चलो आपने जिनने कर लिया, एचसीएफ लिखूंगा मैं यहाँ पर, एचसीएफ क्या लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने से सवाल इजी हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। और एलसीएम भी 336, 54 बराबर, तो क्या होगा भैया, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा जो कॉमन है दोनों में। भैया कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास दो कॉमन है, एक तो ये वाला दो कॉमन है, इसके अलावा एक तीन कॉमन है। देखो ये यहाँ एक, यहाँ पे तीन ले लेंगे, ठीक है। और एक तीन कोई सा ले लो, ये तीन ले लेते हैं, तो दोनों में तीन तीन है। इसके अलावा देखो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ तीन है, यहाँ ऊपर तीन कहीं है ही नहीं, और ऊपर दो है, नीचे दो, और इसके अलावा है नहीं। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 2 × 3, तो इसका मतलब 6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम करेंगे, कहाँ है, हाँ जी कहाँ है, ये है। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम भैया सीधी सी बात है, ये 6 तो ऐसे ही आ जाएगा। इसके अलावा जो बचे हैं उनको लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 2 × 7 गुणा क्या करेंगे, 3 × 3, 3 × 3, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, पहले छोटी छोटी संख्याओं की कर लेते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो और 8 6 48, 2 48 हो गया, इसको 48 कर देते हैं। तो 3 3 9, 9 7 63, ये हो गया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या हमने क्या, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक हो गया। उसके बाद 7 ने 21, 21 ने 63। अब इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा भैया, 63 की 48 से गुणा करनी है, तो 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50 गुणा 4 3 12 का 2 हासिल 1, 6 चक्को 24 और 1 25। तो हमारा आंसर आएगा 4 2 0 और 3, 3024। कितना आया, 3024 आ गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है, कोई डाउट नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है, और अब करेंगे जांच। भैया जांच करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, हाँ इसको यहाँ से उठा लेते हैं, और इन भाई साहब को यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जांच करेंगे हम। जांच करने के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हम पेन चेंज करते हैं ताकि दोनों सेपरेट हो जाए, ठीक है। चलिए अब जांच करेंगे, तो जांच के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे जांच, ठीक है। और फॉर्मूला होता है A × B, ठीक है। A × B बराबर क्या होगा, HCF × LCM। फॉर्मूला आपको दे ही रखा है ऊपर, ठीक है, यहीं दे रखा है, आपको टेंशन लेनी नहीं है। क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखा है, नहीं भी दिया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या है, सिंपल ए और बी। ए कितना है भाई, ए हमारा 336, ठीक है। 300, अरे यार रुको, 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ कितना था, 6 गुणा 3024, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, देखो मैं अलग से रफ में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 336 की गुणा करनी है 54 से, तो क्या करेंगे, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 2, 4 3 12 नहीं, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 हुआ, ठीक है, हासिल 1, और 4 3 12 और 1 13, ये हुआ, गुणा 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, तो 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल 1,
6 7 8 और 1 18,144 18,144 हो जाएगा। ठीक है, 18,144 18,144 हमारा इसका आंसर आ गया। बराबर देखो, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 24 का 4 हासिल 2। ठीक है, 4 6 24 का 4 हासिल 2। 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1। 6 की जीरो होगी तो 6 0 0, एक का 1 आ जाएगा। 6 3 18। ठीक है, तो हमारा हो गया आंसर 18,144। दोनों तरफ सेम आ गया, देखिए सेम ले आए ना, सेम आ चुका है। इसका मतलब हमारा सवाल भी सही है और ये हमारा LHS बराबर क्या तो RHS। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। इसमें है पेज, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि। ऊपर वाले जो अभी हमने क्वेश्चन करे हैं वाले, इन क्वेश्चन में कोई विधि कही नहीं थी हमने। ठीक है, इसमें उनने कोई विधि नहीं कही थी, लेकिन हमने करे किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करे हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में ने क्या कहा कि अभाज्य गुणनखंड से करने, तो अब हमें इसी प्रकार से करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल लिख देंगे क्या, 12 15 और 21। ठीक है, इनका करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 12 12 का हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है ना, 2 गुणा इसी का 15 को भी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और 21 को भी लिख सकते हैं। छोटी संख्या इसलिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ही लिख रहे हैं, ऐसे ये वाला मेथड जो मैंने अभी बताया था उससे भी करेंगे। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी संख्या है तो इजीली हो जाएंगी, आराम से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा, तो 1 मिनट में इसको ऐसे करता हूँ, कैसे क्यों कर रहा हूँ ये बताऊँगा आपको। और ये हो जाएगा 7 गुणा 3। क्रम बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, देखो क्यों, क्योंकि मुझे एचसीएम निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इनमें कॉमन ले लूँगा। देखो ये इन संख्याओं को समझ जाएंगे आपकी, ये संख्या क्या है मुझे लेनी है। ठीक है, ये संख्या मुझे इसको उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ये ठीक है, एक ही आ जाएगा, और क्या कॉमन आ सकता है, और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो बस फिर यही करना है। तो एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, एचसीएफ यहाँ ब्रैकेट में क्या है, तीनों संख्या लिख दी है कॉमा लगा के, 12 15 21। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हम ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अच्छा भी लगे टीचर को। तो 3 का 3 आ जाएगा, एचसीएफ कितना हो गया 3, एलसीएम कितना हो जाएगा फिर, एलसीएम एलसीएम हो जाएगा हमारा 12 15 21 का 3 तो हमने कॉमन लिया, उसको ऐसे लिखेंगे, और जो बची हुई संख्या है उनको लिख देंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो 3 दूनी 6 कितना 3 हो गया। अच्छा, 2 2 बार था, 2 2 2 बार है बेटा, एक हमने दिखानी है, इसको भी लिखना है, ये छूट गया था हमारा बीच वाला। ठीक है, ये हो गया, अब करेंगे इसको। तो अब क्या होगा देखो, 5 दूनी 10। ठीक है, सरल करते हैं इजीली, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 42 की 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 420। तो आंसर आ जाएगा हमारा 420। ठीक है, 420 आंसर आ गया। क्लियर हो गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 7 दूनी 14, 42 और 10 से गुणा करेंगे तो 420। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है। इसी प्रकार दूसरा करना है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इजी है। कहाँ गया, इजी हमारे वैसे सारे क्वेश्चन है, तो सेकंड वाला भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला हो गया था हमारा, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या है, 17। 17 को क्या लिखेंगे हम, 17 किसी का वो नहीं है, तो 17 गुणा 1 हो सकता है। इसी प्रकार 23
23 भी क्या होगा, 23 गुणा 1, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 29 गुणा 1, तो भैया एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, एचसीएफ मैं इसको लिखूंगा 17,23,29 बराबर कितना होगा एचसीएफ। अभी बताया था जो हाईएस्ट कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है, तीनों में एक ही आ सकता है। अब यहाँ मैंने एक क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ अभाज्य संख्या है, और आपको भी पता है कि 17 के टेबल में 17 के अलावा किसी से भाग जाएगा नहीं। और अभाज्य संख्याओं की मैंने परिभाषा बताई कि इनके सिर्फ दो ही क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, कौन, एक तो एक होगा और इसके अलावा 17 होगा। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा बन जाएगा यहाँ से 1। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा इनका 17, 23 और 29। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। 23 और 29 करते हैं पहले, 9 3 27 का 7 हासिल 2, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 और 2 20। उसके बाद देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 7 6 4 2 6, कितना आ गया, 9 3 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 2 3 6, 2 दूनी 4, 7 6 6, ठीक हो गया। अब गुणा करने किससे, 17 से, 17 से गुणा कर देंगे, यहाँ 29 से की थी, इसमें क्यों, क्योंकि हमने इनकी गुणा कर दी, अब 17 से करेंगे, 7 7 49 का 9 हासिल 4, ठीक है। 7 छिंग 42 और 4 46 हासिल 4, 7 छिंग 42 और 4 46 गुणा 7 का 7, 6 का 6 और 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देंगे, यहाँ पे भी जोड़ा था हमने, 9 का 9, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 11,339। तो ये कितना हो जाएगा, 11,339 हो जाएगा बेटा, ठीक है। 11,339 हमारा एलसीएम हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट या परेशानी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए, साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 8 9 और 25, इनको मैं मिटा दे रहा हूँ और आगे हम इन क्वेश्चन को करते हैं। अगला तो ये हटा देता हूँ। कितना है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ठीक है। 8, तो छोटी संख्या तो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। फिर 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। तो अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें ऑलरेडी। तो इसका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसलिए दिखाया आपको अलग से, क्योंकि इस 1 से गुणा करके इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और हमें एचसीएफ भी निकालना है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 9 25, तीनों संख्याएं क्या है, अलग अलग उससे हो रही है, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8 9, 8 9 25 का कितना होगा भाई। अब इनको सीधे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हैं 8, सीधे लिख दो क्योंकि गुणा में वही आना है, 8 गुणा 9 गुणा 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 अठे 200, 25 अठे 200 और 9 से होगी, 9 दूनी 18, तो 1800 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ गया यहाँ पर, हमारा जो आंसर आया वो आ गया 1800, ठीक है। 1800 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आप आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन में।
सेम फॉर्मूले पर ही डिपेंड करेगा ये भी। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके, लॉसो गुणा मौसो के बराबर होता है उस पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एचसीएफ दिया गया है 9, किसी संख्या का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो भैया बहुत आसान है, कर लेते हैं। एचसीएफ तो सॉल्यूशन, जो चीज़ दी नोट करनी होती है हमें। एचसीएफ कितना है, 306,657 बराबर 9। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या होगा, एस सी एफ इंटू एल सी एम। या मैं इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये इधर लिखते हैं, ठीक है, बराबर भी इधर ले आता हूँ, ये लो। क्यों किया, ताकि हमें क्या वैल्यू रखेंगे तो इजीली हो जाए। बात देखिए, कहीं से भी कर लो। क्या करा हमने, एच सी एफ गुणा एल सी एम इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एच सी एफ कितना है, हमें 9 दिया हुआ है, 9 इंटू एल सी एम हमें निकालना है, बराबर ए कितना है 306 गुणा 657। तो इनकी गुणा कर लीजिए, एल सी एम बराबर 306 गुणा 657, और ये गुणा में था 9 तो यहाँ पौन में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको काट लूँगा, 9 से कट सकता है, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 3 9, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 0 को 0, 3 दूनी 6, 3 से और कट जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, इसी को काट लेते हैं या इसको काट लो, जिसको मर्जी काटना है, इसको छोटा करना है इसको कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और ये 3 कम 3, 2 बचा 27, 3 नेम 27, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना, हमने मल्टीप्लाई किस किस की करनी है, ये हो जाएगा एलसीएम बराबर बराबर 102 गुणा 219। बस अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 102 की 219 से, 2 नेम 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 दूनी 4, गुणा जीरो का है तो 2 जीरो का हटा देते हैं, 2 क्रॉस लगाते हैं। अब 1 से गुणा करनी तो 9 का 9, 1 का 1, 2 का 2, 8 3, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2, 22 338 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है हमारा आंसर, आंसर आएगा हमारा 22 338, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम लगे, कोई समस्या लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा, ये कभी कभी पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे। तो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सॉल्यूशन, ठीक है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो माना n बराबर 1 2 3 4, बस इतना देख लेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। तो 6 की पावर n लिखते हैं। तो क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जांच करनी है, ठीक है। तो 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगी नहीं होगी देखेंगे, तो 6 की पावर n बराबर 1 रखेंगे, 6 की पावर 1 हो गया, n का मान 1 रखा तो कितना होगा 6 का, ठीक है। 6 की पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, या n बार बार नहीं लिखता हूँ, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 6 की पावर 2 होगा तो 36 हो जाएगा, और 6 की पावर 3 करेंगे तो 216, ठीक है। इसी प्रकार 6 की घात 4 करेंगे, गुणा आप कर सकते हैं अलग से, ठीक है। अगर कोई डाउट है, मैं मेरे को याद है तो मैं कर लेता हूँ, मुझे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तुरंत, तो कर लिया मैंने, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है,
तो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको निपटा देते हैं। कैलकुलेशन आपको आती है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा अभी, ठीक है। अब क्या करना है, 6 की पावर 4 इक्व क्या हो जाएगा, 200 × 6, 206 शायद 9, हाँ 696 हो जाएगा, ठीक है। 6×36 का 6 हासिल 3, 6×1 = 6, 3×9 और 6×2 अच्छा यहाँ सॉरी 6×2 = 12 हो जाएगा, ये होगा 1296 होगा, ठीक है। अब देखो किसी में भी जीरो पे समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। समाप्त कब होगी, जब कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का भाज्य गुणनखंड, जैसे 6 है, इसका भाज्य गुणनखंड 3×2 आ रहा है। अगर 2 और 5 संख्या आए तभी क्या होती, भाज्य होती कभी भी, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी कब होगी, जीरो कब आएगा, जब उसके भाज्य गुणनखंडों में 2,5 होगा, ठीक है। तो ऐसा यहीं पे हमें समझ में आ गया कि पावर कोई भी हो जाए, ये जीरो पे समाप्त नहीं हो रहा, हर बार क्या आ रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। देखो 1 पे भी 6 था, 2 पे भी फर्स्ट डिजिट, ठीक है, अंक पर समाप्त हो सकती है। 6 की घात 3 भी तो 16, 6 की घात ये भी 16, ठीक है। सभी संख्याओं पे क्या है, ये है, तो इसलिए लिखेंगे नहीं, नहीं। और यहां से लिख देंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगी, अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि संख्या के भाज्य गुणनखंड 2 और 2 गुणा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि संख्या के भाज्य गुणनखंड में 2,5 दोनों उपस्थित होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए लिखा है मैंने, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। बस ये आपका करना था इसमें, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पिछले लगभग 2 सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है, हाफरली में या आपके एनुअल एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको अपने अच्छे से देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, समझाइए कि ये संख्या दे रखी है कि 7 × 11 है, ठीक है, 7 × 11 × 13 प्लस 137, नहीं यहाँ पे +13 है, ये गलत हो रखा है, ठीक है बेटा, ये गलत है, ये 2 बार आ रखा है। मैं इसको 1 मिनट, जो चीज़ नहीं है उसको हटा देता हूँ, यहाँ से आगे नहीं है और यहाँ से आगे नहीं है, ठीक है। ये 2 बार लिखा गया है, बाई मिस्टेक आया है, इसको ध्यान नहीं देना है आपने। तो संख्या में दोबारा लिख देता हूँ, क्या है, 7 × 11 × 13 +13, ये है संख्या एक। और दूसरी संख्या जो है वो है 7 × 6 × 8 × 4 × 3 × 2 × 1 कह रहा दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है, दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य क्यों है कह रहा। और भाज्य कब होती है, जब 2 से अधिक, खुद के अलावा और एक के अलावा कोई तीसरा संख्या से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, इसलिए क्या होती है, भाज्य होती है। तो चलो वही सिद्ध करना है हमें। सिंपल क्या करेंगे, देखो इस पूरे में, देखो ये तो मल्टीप्लाई में है लेकिन ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, इस संख्या के बाद नीचे वाला तरीका पैटर्न बता रहा हूँ, यहाँ पर हम ले लेंगे 13 कॉमन, ठीक है, ठीक है, 13 कॉमन ले लेंगे। और जैसे ही 13 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 ऐसे ही रहेगा, ×1, नहीं 7 × 11, अब यहाँ तो ×1 हो जाएगा +1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 एकम 13, अच्छा 13 कैसे रहेगा, 7 11 7 77 +1, ठीक है। तो 13 गुणा कितना हो गया, 77 1 78। तो देखो खुद के अलावा 2 और संख्याएं से भाग जा रहा है इसमें, तो
ठीक है। इधर देखते हैं, इधर देखेंगे क्या करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 7 6 5 4 3 2 1, ये तो आपस में गुणा में है, लेकिन 5 यहाँ भी है और 5 प्लस के इस तरफ भी, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ सिंपल बेटा। 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 7 × 6, अब गुणा 5 हमने कॉमन लिया, गुणा 1 हो तो 1 नहीं लेंगे यहाँ पे, 4 × 3 × 2, 1 लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और नहीं सॉरी ब्रैकेट यहाँ लेंगे, प्लस 5 हमने बाहर लिया तो अंदर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5, ऐसे रहेगा, इन अंदर की गुणा कर दो, 7 × 6 = 42, ठीक है, गुणा 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, प्लस 1, अब 24 और 42 की गुणा कर देंगे, 42 की 24 की गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 × 4 = 16, 2 दूनी 4, 2 × 4 = 8, तो 8, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, ये आ गया 1008। तो ये हो गया 5 गुणा, अब 1008 में एक और आ जाएगा तो 1009 हो गया। तो हमारे पास दोनों संख्या देखो, खुद के अलावा या इसके अलावा क्या एक संख्या और आ गई, ठीक है, दो संख्याएं आ गई, दो अलग अलग संख्याएं आ गई जो इसको विभाजित कर रही हैं, तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे भैया, चूंकि दोनों संख्याओं के दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, हैं, इसलिए संख्याएं लिख देंगे, ठीक है, ये दोनों संख्याएं लिख देंगे, क्या 7 गुणा, मैं इसको हाईलाइट करके लिखता हूँ, 7 × 11 × 13 प्लस 13, कॉमा, कॉमा करके लिखेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, क्या है, भाज्य हैं, भाज्य हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया, क्या करा हमने, सिर्फ कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास दो गुणांक आ गए इनके, ठीक है, दो अभाज्य संख्या और आ गई एक्स्ट्रा इनके अलावा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इतना हमने करना था इसमें, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये आखिरी क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, देखो क्या कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इस प्रकार से मान लो कोई खेल का मैदान, उसके चारों ओर क्या वृत्ताकार पथ है ये, इस प्रकार से, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, 18 मिनट और 12 मिनट लगते हैं, और खेल सारा यही इन्हीं का है, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, कितने समय बाद मिलेंगे या कैसे करके, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना कि क्योंकि दोनों चल तो साथ रहे हैं लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों साथ में चल रहे हैं बेटा, ठीक है, चलना शुरू साथ में कर रहे हैं और सेम दिशा में चल रहे हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं, लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो हमें क्या निकालना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, और कब मिलेंगे पूछेगा तो हमें हमेशा क्या निकालना, बड़ी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, बड़ी संख्या, हमें बड़ी संख्या चाहिए। बड़ी संख्या का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका लॉसो निकालेंगे दोनों का, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों का लॉसो निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, क्या लिखेंगे, दोनों का लिखना चाहो तो लिख दो, अरे भाई रुक जा, हाँ, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सोनिया की चाल, ये लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, रहने दे छोड़ो,
क्या लिखेंगे 18 व 12, इनका दोनों का एलसीएम निकाल दो, सीधे निकाल दो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 1 नंबर 1.5 नंबर में क्वेश्चन आना है, इतना टेंशन मत लो। तो 18 के जो गुणनखंड करेंगे तो आप क्या होगा 2 × 3 × 3, ठीक है। और 12 क्या हो जाएगा 2 × 3, ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना है आपको पता है अच्छे से, मुझे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कब निकलता है, सबसे पहले कॉमन संख्याओं को एक तरफ लिख देंगे। कॉमन क्या क्या है इसमें, देखो भाई कॉमन हमारा 2 है, यह छूट जाएगा, एक बार ही लिखेंगे क्योंकि, और ये भी हमारा कॉमन है 3। अब हमारा बाकी जो बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम करेंगे क्या, क्या हो जाएगा देखो, एलसीएम बराबर, ठीक है 18, 12, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 2 × 3, तो हम पहले कॉमन ले लेंगे, गुणा क्या है 3 × 2 बचा हुआ, देखो जो बीच में बचा हुआ ये ले लिया हमने, ठीक है, ये और ये 3 × 2, तो यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 × 3 दूनी 6, 6×6 = 36। अब लिखेंगे दोनों, यहाँ लिख देंगे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, दोनों कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बस आप लोगों ने ध्यान देना है जब ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि कब मिलेंगे और दोनों साथ चल रहे हैं, और तो यहाँ पे हमें बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है, बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या पे ध्यान देना है, तो बड़ी संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितना आ गया यहाँ पे 36, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे सोनिया और रवि आपस में उसी जगह पर, 36 मिनट के बाद मिलेंगे।